हेलो दोस्तों भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान, आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले। आज की इस क्लास में हम 7 मार्च 2022 शिफ्ट 2 के नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो प्रीवियस 60 क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट बंडूरास सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी लुक्स एट पर्सनैलिटी एज इंटरेक्शन बिटवीन। भाई पर्सनैलिटी किन चीजों का इंटरेक्शन होता है? एनवायरमेंट का और बिहेवियर का। तो भाई दोनों का ही है, इसमें कुछ भी अलग चीज नहीं है। हिंदी में देख लो। एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व को डैश के बीच एक अंतर क्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। किसके बीच? भाई बीच आ ही गया तो आपको पता ही है, अकेला चीज तो हो नहीं सकती। अगर कोई चीज बीच में है तो अकेली चीज तो हो नहीं सकती, तो दोनों ही होंगे। ठीक है, इससे भी आप पता कर सकते हो। ठीक, इससे भी आप पता कर सकते हो। इन्होंने अमोंग दे दिया। अमोंग तो भाई काफी सारी चीजों के बीच में जब एक चीज होगी तभी उसको हम अमोंग बोलेंगे। तो दोनों चीज इसकी सही है। एनवायरनमेंट और बिहेवियर दोनों के बीच का एक इंटरेक्शन हमारी पर्सनैलिटी को फॉर्म करता है। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सोशल साइंस सब्जेक्ट में बी कैटेगराइज अंडर द 3 ब्रांचेस और हेडिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? प्योर सोशल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सेमी सोशल साइंस, लिंग्विस्टिक साइंसेज विद सोशल इम्प्लीकेशन, ज्योग्राफी। ऑलरेडी 509 में दिया हुआ है, एक बार आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, रुको। लो भाई देखो, ऑलरेडी बताया था, पेपर में आ भी जाएगा और आ भी रखा है। ठीक है, 509 ब्लॉक 1 दिख रहा है? ठीक है, एक बार रुक जाओ। हाँ, दिख रहा है ना? तो वही है प्योर सोशल साइंस। प्योर सोशल साइंस में आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, ह्यूमन राइट्स, एंथ्रोपोलॉजी। सेमी सोशल साइंस में एथिक्स, एजुकेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी और आर्ट्स। और साइंसेज विद सोशल इम्प्लीकेशन में ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मेडिसिन, लिंग्विस्टिक, लाइब्रेरी साइंसेज। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देख लो भाई। प्योर सोशल साइंस में, भाई प्योर सोशल साइंस में एंथ्रोपोलॉजी है, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला तो ठीक हो गया। दूसरा सेमी सोशल साइंसेज। सेमी सोशल साइंसेज में लिंग्विस्टिक नहीं है। लिंग्विस्टिक साइंसेज विद विद सोशल इम्प्लीकेशंस में है। और मैंने याद करने का तरीका बताया था कि आप सिर्फ नीचे वाले दो याद कर लो कौन सी किस में है, बाकी ऊपर वाले तो सारे उसी में आएंगे, प्योर सोशल साइंस में। ठीक है, ऐसे ही याद करने का तरीका बताया था, तो ये चीज़ होगी आपकी डन। ठीक है, और तो दूसरा गलत और तीसरा सही। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, 509 ब्लॉक के याद नहीं है, चीज़ें याद कर लो भाई, ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड पे चलते हैं। अच्छा, ये भाई एक बार हिंदी वाले देख लो। और देखो इसका आंसर 11% ने सही दिया है, मतलब कि सिर्फ 11% नहीं एनआईएस पड़ी हुई है। सामाजिक विज्ञान विषय में 3 शाखाओं या शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? शुद्ध सामाजिक विज्ञान, मानव विज्ञान, अर्ध सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान और सामाजिक निहितार्थ वाले विज्ञान, भूगोल। तो आप समझ गए? ठीक है, तीसरे नंबर पे चलते हैं भाई, आ जाओ। A social science teacher is planning to organize dramatization to teach one of the topic under the social science curriculum. The teacher has to keep which one of the following factors in mind before deciding on which drama on which drama to stage. तो हिंदी में देख लो आप एक बार। एक सामाजिक विज्ञान टीचर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी एक विषय को पढ़ाने के लिए नाट्यकरण के आयोजन की योजना बना रही है। किसी नाटक का मंचन करने का निर्णय लेने से पहले शिक्षक को निम्नलिखित में से किस कारक का ध्यान रखना चाहिए? पहला है विद्यालय के दर्शन को समझना, समय की उपलब्धता और कार्यान्वयन में शामिल लागत। ठीक है, तो भाई बिल्कुल तीनों, अगर हम कोई ड्रामेटाइजेशन करवा रहे हैं तो हमें समझनी चाहिए स्कूल की फिलॉसफी। भाई स्कूल कहता क्या? अब स्कूल सपोर्ट ही ना करता उन चीज़ों को। ठीक है, तो स्कूल की फिलॉसफी समझनी चाहिए। टाइम अवेलेबिलिटी, भाई समय कितना है? अब समय है नहीं, पेपर आने वाले, अब ड्रामा कराते हुए घूम रहे हो, है ना? और भाई कॉस्ट, क्योंकि ड्रामा करेंगे तो भाई छोटे मोटे कोई प्रॉप्स वगैरह या फिर तलवार जो भी करवा रहे हो सोशल साइंस में ड्रामा, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए भी होंगी। तो तीनों ही इसके
चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो तीनों बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स लिटरेरी एक्टिविटी? लिटरेरी मतलब बोलने वाली एक्टिविटी। इनमें से किन चीज़ों को डिस्क्राइब करती है? पहला है एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट एंड फिजिकल हेल्थ। वो तो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, वो लिटरेरी एक्टिविटी नहीं होती है। सेकंड, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ लाइक डिबेट, राइटिंग, आर्टिकल एंड ड्रामेटाइजेशन। बिल्कुल ठीक है भाई, जिस चीज़ में हम कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो चीज़ जो होती है लिटरेरी एक्टिविटीज़। तो सेकंड ऑप्शन सही है, तो ओनली टू, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को आई नहीं होगी। आसान सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साहित्यिक गतिविधि का वर्णन करता है? गतिविधियों जो शारीरिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हैं, इनमें वाद विवाद, लेख लिखना और नाट्यकरण जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। तो ओनली टू। ठीक है। इंग्लिश। अच्छा, ये भाई क्वेश्चन आ गया है, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था ना, कौन सा क्वेश्चन देखा था, वो ई पाठशाला वाला। ठीक है, तो एक अलग से ही एकलव्य की किताबें एक पर्टिकुलर स्टेट में, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एकलव्य जो प्रोग्राम है वो सोशल साइंस का प्रोग्राम है, और जो एकलव्य जो चीज़ है ना, ये भाई अपनी बुक्स निकालते हैं रिलेटेड टू सोशल साइंस प्रोग्राम। अब तो उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स में भी थोड़ा सा चीज़ों को एक्सटेंड कर दिया है, बट जब ये स्टार्ट हुआ था, तब ये स्टार्ट हुआ था भाई आपका एज अ सोशल साइंस प्रोग्राम, जो कि मध्य प्रदेश में चलाया गया था। एकलव्य स्टार्टेड सोशल साइंस प्रोग्राम इन 1986 एज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट इन 8 स्कूल्स। एकलव्य जो ये संस्था है, एक एनजीओ है। ठीक है, 8 स्कूल में चलाया गया था, देवस में। उसके बाद बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, उसमें एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, इसका मेन फोकस बच्चों को सोशल साइंस के रिगार्डिंग कंटेक्चुअल चीज़ें प्रोवाइड करना, ताकि वो चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाएँ, और दूसरों के प्लस अपने व्यूज़ और एक्सपीरियंसेस का एनालिसिस कर पाए। बेसिकली एक होलसम प्रोग्राम बच्चों के लिए चलाया गया था। ये है एक एकलव्य मॉडल। ठीक है, जो एकलव्य जो एनजीओ है, ये 1982 में सेटअप हुई थी, और 1986 में इनका कोलैबोरेशन हुआ मध्य प्रदेश सरकार के साथ। समझ गए? तो ये चीज़ है इसमें समझने की बस। ठीक है, द करिकुलम वाज बेस्ड ऑन टू सेंट्रल थीम। जो करिकुलम है इसका, वो दो सेंट्रल थीम्स पे था। ऑफ चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ सोसाइटी एंड कंटिन्यूटी। तो दो चीज पे था, सोसाइटी की डायनामिक्स को चेंज करना और एक कंटिन्यूटी, निरंतरता के ऊपर था। ठीक है, तो बस ये चीज़ है इसमें भाई समझाने वाली। बाकी एज सच ये अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ दो, क्योंकि बिल्कुल ही एक जिसे हम कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन द विजन टू इन विच पीपल टू टू हैव अ वॉइस। तो ठीक है, ये तो बात ठीक है भाई, लोगों के पास आवाज़ होती है, तो उसके रिगार्डिंग में बनाया गया है, तो ठीक है। इट वॉज रिटर्न फ्रॉम अ व्यू ऑफ अ पैटर्नलिस्टिक स्टेट। जो पैटर्नलिस्टिक स्टेट होता है, लाइक वो होता है जिसमें फॉर एग्जांपल हमारी सरकार है, तो वो हमारे ऊपर उसका एक पैटर्नलिस्टिक अधिकार है। उसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था, जब सरकार ने बोला कि भाई सबको मास्क लगाने हैं, तो हम सबने मास्क लगाए ना। तो वो एक पैटर्नलिस्टिक व्यू होता है, जिसके ऊपर जिसमें सरकार होगी, या फिर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अधिकार रखती है अपने नीचे वाले लोगों पर, तो वो पैटर्नलिस्टिक स्टेट होता है। तो ये अभी फिलहाल छोड़ दो, अभी मैंने समझा दिया बस आपको। ये हम करेंगे लास्ट में, जब एक मुझे कोई चीज़ इसकी मिल जाएगी तब करेंगे। ठीक है, अभी करने का फ़ायदा नहीं। जो चीज़ें बता दी बस वो लिख लो फिलहाल। ठीक, पांचवा स्किप किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से ओपन बुक टेस्ट असेसमेंट ली गई है ईवीएस की, नीचे दिए गए में से इनमें से कौन सी चीज सही है? डिस्करेजेस अनरिक्वायर्ड रोट लर्निंग। बिल्कुल ठीक है, रटने का जो जो बच्चे रटते रहते हैं उसको डिस्करेज करेगी। चिल्ड्रन कैन राइट देयर रिस्पॉन्सेज विद द हेल्प ऑफ बुक्स। ठीक है। पेयर ऑफ चिल्ड्रंस वर्क ऑन मल्टीपल प्रॉब्लम्स। बताओ भाई। ठीक है, एक बार हिंदी वाले भी देख लो। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए खुली किताब परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनावश्यक रट कर सीखने को हतोत्साहित करती है। बच्चे अपने उत्तर पुस्तिका की सहायता से लिख सकते हैं। बच्चों के युग्म बहु समस्याओं पर काम करते हैं। बताओ भाई। भाई देखो, ओपन बुक टेस्ट है, तो फर्स्ट इज मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। अब थर्ड ऑप्शन है पेयर ऑफ चिल्ड्रंस वर्क ऑन मल्टीपल प्रॉब्लम्स। देखो भाई, ये बात चल रही है ओपन बुक टेस्ट की, ओपन बुक टेस्ट की। ठीक है, तो जो लर्निंग है ना, वो पेयर में जरूर हो सकती है, बट जो टेस्ट है ना, वो पेयर में
कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? वो एक अलग बात, एक अलग टाइप का टेस्ट बनाया गया जिसमें भाई टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप हो रही है, वो अलग चीज़ है। बट जो आप एक टेस्ट की बात करूँ मैं, एक कि भाई टेस्ट है, हाँ, तो वो कभी पेयर में नहीं हो सकता। या फिर आपने आज तक कभी दिया हो पेयर में टेस्ट, या फिर कहीं पढ़ा हो कि हाँ भाई ये वाला टेस्ट पेयर में ही होता है। लर्निंग ज़रूर पेयर में हो सकती है, फिर ग्रुप में हो सकती है, बट जो टेस्ट है ना वो पेयर में नहीं हो सकता। तो कौन सा सही है भाई? पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। समझ गए? तो पहला और दूसरा। समझ गए? सातवां, the subject matter of geography studied through specialized number of branches, which one of the following not fall under the category of human geography? ये भी 509 में मिल जाएगा आपको। अलग अलग ब्रांचेस हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, एक बार आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। लो भाई देखो एक बार, 509 ब्लॉक टू डोमेन्स ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी होती है जिसमें मैंने पेडोलॉजी पढ़ा, जियोमॉर्फोलॉजी, सारी चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, ऑलरेडी मार्क्ड है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हो, फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। अब ये सवाल क्या पूछ रखा है, इनमें से कौन सा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर नहीं आता? भाई ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सारी चीज़ें आती हैं। जो नहीं आती है वो है आपकी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है? 509 ब्लॉक टू, याद नहीं है चीज़ें, याद कर लो भाई, ज़रूरी हैं, ऑलरेडी नोट्स में लिखे हुए हैं चीज़ें। अभी भी 23% सही जवाब दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी हैव ग्रेट एजुकेशनल पोटेंशियल? इनमें से कौन सी एजुकेशनल एक्टिविटी के पास एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल पोटेंशियल है? को एक बार शायद ना थोड़ी सी रुको, लाइटनिंग। हम्म, ठीक है, क्या हो गया ये? निम्नलिखित में से किस गतिविधि में व्यापक शैक्षिक क्षमता है? छात्र सुशासन, ये ना, स्वशासन के माध्यम से नागरिक शास्त्र में प्रायोगिक पाठ पढ़ाए जा सकते हैं। विद्यालय पत्रिकाएं छात्रों को सशक्त और प्रभावी ढंग से लिखने की कला सिखाती हैं। तो भाई दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसमें कुछ समझाने का है नहीं मेरे ख्याल से। अब देख लो, प्रैक्टिकल लेसन्स इन सिविक्स कैन बी गिवन थ्रू स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट स्कूल मैगजीन टीचेस स्टूडेंट्स द फोर्सफुली आर्ट ऑफ राइटिंग फोर्सफुली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, देखो एक आप बोलोगे सर ये फोर्सफुली जो वर्ड है ये थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है भाई, बट बाकी इफेक्टिवली भी तो आ गया। ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2, गलती से मेरे से नीदर 1 एंड 2 पे मार्क हो गया, बाकी आपको पता ही है बोथ 1 एंड 2। ये जो बाकी 50% बच्चे ना, इन्होंने पक्का ये सेकंड को ऑप्शन शायद गलत लगाया हो, क्योंकि वो सोच रहे होंगे भाई फोर्सफुली है तो शायद गलत हो। ठीक है, इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है? ओरिगेमी एक जापानीज पेपर फोल्डिंग आर्ट है, बिल्कुल ठीक है। मास्क, मंडाना, एल्पाना। देखो अब एक अच्छे तरीके से एनआईएस पढ़ने का ना फायदा यही होता है। अब क्योंकि हमने पढ़ रखी है तो मेरे को तो पता लग गया भाई, पहला ऑप्शन तो इन्होंने सही दे रखा है, पर दूसरा है ना, इन्होंने, रुको एक बार 2 सेकंड रुकना। जो दूसरा ऑप्शन है ना, आप देख रहे हो मास्क, मंडाना, अल्पाना, तो ये दूसरा जो ऑप्शन है ये जबरदस्ती क्रिएट किया हुआ है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। मतलब मंडाना अल्पाना अलग चीज है और मास्क अलग चीज है, बट जो ये कॉम्बिनेशन दे रखा है ना, मास्क मंडाना अल्पाना, तो ऐसी कोई चीज है नहीं। आपको मैं किताब दिखा देता हूँ, रुको, देख लो भाई एक बार। रंगोली, रंगोली इज अ ट्रेडिशनल डेकोरेटिव फोक आर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, देर वर मेड इन दीज वर मेड इन द कोर्टयार्ड्स ड्यूरिंग हिंदू फेस्टिवल। भाई हिंदू फेस्टिवल के टाइम पे हम बिल्कुल इनको अपने आंगन में बनाते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोरेशंस आर डन इन डिफरेंट स्टेट्स। मंदाना की जाती है राजस्थान में, अल्पाना की जाती है बंगाल में। तो ये आ गए, मंदाना राजस्थान और अल्पाना आपका बंगाल में। और अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाई जाती हैं और भगवानों की चित्रकला बनाई जाती है, लाइक स्वास्तिक हो गया, या फिर कमल, या फिर लक्ष्मी जी के पैर बनाए जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये हमने ऑलरेडी किया गया कर रखा है कि रंगोली मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये देख लो, रंगोली मटेरियल यही चीज़ें हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। मंदाना कहाँ पे? राजस्थान में। अल्पाना कहाँ पे? बंगाल में। क्या है? एक तरह की रंगोली है। समझ गए? ये देख लो। अगला सवाल ये है ओरिगेमी वाला। ओरिगेमी क्या होता है? एक जापानीज पेपर फोल्डिंग
स्टाइल है, तो वही लिखा हुआ है ओरिगेमी, ओरी मीन्स फोल्डिंग एंड गामी मीन्स पेपर, तो पेपर फोल्डिंग स्टाइल है। तो बस ये ओरिगेमी, उसमें समझाऊँ क्या और, ठीक है। अब ये जो सवाल उठा रखा है उन्होंने यहाँ से उठा रखा है, जो सवाल उठा रखा है वो यहाँ से उठा रखा है, मैं आपको सीधे इसका आंसर दिखाता हूँ सीधा, ये देखो ये तो उसका क्वेश्चन था ये वाला, कोलाज, मास्क, पपेट, पेपर फोल्डिंग, राजस्थान रंगोली, क्ले, तो ये इसका था पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये था इसका आंसर भाई। जो पेपर फोल्डिंग आर्ट है उसे जैपनीज आर्ट कहते हैं, रंगोली राजस्थान में जो बनाई जाती है उसे मंडाना कहते हैं, क्ले स्लैब एंड कोयल मेथड, मतलब एक मिक्स एंड मैच, मैच द फॉलोइंग था, तो जो हमने ऊपर चीजें पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना था। पपेट्स फिंगर ग्लव स्टिक और मास्क पेपर बैग से बनाया जाता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, तो समझ गए ना, समझ गए होगे। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। तो पूछ रखा है नॉट करेक्टली मैच, तो पहला तो करेक्टली मैच्ड है, तो दूसरा करेक्टली मैच्ड नहीं है, दूसरा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। नोवा हो गया, थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी भाई, क्योंकि 9 क्वेश्चन 16 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें स्पीड पकड़नी पड़ेगी। हाउ आर्ट एजुकेशन कैन हेल्प इन एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट में आर्ट एजुकेशन कैसे हेल्प कर सकता है भाई। स्टूडेंट इन्वॉल्व इन आर्ट क्लासेस परफॉर्म बेटर इन स्कूल, बिल्कुल ठीक है भाई, जो कहीं ना कहीं बच्चे आर्ट क्लासेस में इन्वॉल्व होते हैं वो स्कूल में बेटर परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन आर्ट क्लासेस हैव अ हायर थिंकिंग पोटेंशियल, बिल्कुल ठीक है बात है, दोनों ही ठीक है। तो समझाने वाली कुछ चीज़ है नहीं, हिंदी वाले देख लो, तो दोनों ही चीज़ें ऑप्शन ठीक है, लो ठीक है, एक बार पॉज करके देख लो, कुछ बड़ी चीज़ है नहीं। 10वां हो गया, 11वां। इन द कंटेक्स्ट ऑफ योगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, हम करेंगे लास्ट में, 11वां क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं, करेंगे लास्ट में, ठीक है। बाकी सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है कोऑपरेटिव लर्निंग ऑफ स्टडी का, भाई पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस किया जाता है, एनालिटिकल थिंकिंग को फैसिलिटेट किया जाता है, तीसरा है एनेबल्स लर्नर टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग है तो बहुत सारे मेंबर्स बैठेंगे तो सबका अलग अलग व्यू पॉइंट होगा, सारे अलग अलग रिस्पॉन्स देंगे। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स टू एक्सप्लोर दिस सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर बहुत सारे बंदे बैठेंगे तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो होगा ही नहीं, सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। एक बार आप देख लो इसका हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन के लिए सहकारी अधिगम का उपयोग करने का लाभ नहीं है, यह समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है। बाकी आप ऑप्शन देख लो एक बार, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं बताने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा, सारे कर रखे हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार क्रिया, ये सारी होती हैं, तो ऑलरेडी किया हुआ है 508 में, एक बार नहीं किया हुआ तो नोट जाके देखो, पता लग जाएगा, समझ गए, पता लग जाएगा अगर नहीं किया हुआ तो। 13वां हो गया, हिंदी वालों के लिए कुछ ज्यादा ध्यान है भाई, वही था, प्राणायाम था, प्रतिहार और क्रिया, प्राणायाम, प्रतिहार और क्रिया। environmental education at primary level possesses some special characteristics that other subject do not possess, इनमें से कौन सी वो विशेषताएं हैं जो कि सिर्फ ईवीएस में देखने को मिलती हैं भाई। वैल्यूज एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, बिल्कुल ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन टीचर सेंटर्ड है, गलत है, वो है स्टूडेंट सेंटर्ड। और एनवायरमेंटल स्टडीज जो ईवीएस है वो कंटेक्चुअल है, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है और इसका ऑप्शन यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग चीज़ थी नहीं समझाने वाली, एक बार देख लो। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के कुछ विषय अभिलक्षण होते हैं जो अन्य विषयों में नहीं होते, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण है, ये भी देख लो आप, समझ गए। तो इसमें कुछ चीज़ थी नहीं। हु इज डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलेसेंस, भाई स्टैनली हॉल। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, मेरे सामने पता है एक्चुअली बहुत सारी पीडीएफ खुली हुई है, तो मुझे ही नहीं पता था कौन सी खोलनी है, तो आपको थोड़ा सा देखो। पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, ये चीज़ हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, अगर भाई जिसने नहीं लिखी हुई लिख लो। 10 से WHO के अकॉर्डिंग जो बच्चा 10 से 19 साल के बीच का है उसे हम एडोलेसेंस कहेंगे। अर्ली एडोलेसेंस 10 से 13, मिडल 14 से 16 और लेट 17 से 19, ये है अकॉर्डिंग टू आपका WHO, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टैनली हॉल द फादर ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी,
इट जो एडोलेसेंस को बोला गया, उन्होंने बोला कि स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का एक ये टाइम होता है, ठीक है? तो बस यही चीज़ है। फादर ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी पूछ लिया जाए तो वही यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है, फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलेसेंस, तो जी स्टैनली हॉल, जिन्होंने एडोलेसेंस को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की स्टेज बताई। समझ गए? तो हिंदी में मुझे बताने का फ़ायदा है नहीं इसमें, सारी सेम चीज़ सेम ही है। परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑलरेडी 508 में किया हुआ है, डांस एंड पपेट्री दोनों ही है, इसमें कुछ अलग चीज़ है नहीं। ऑलरेडी 71% बच्चों ने सही चीज़ें दी हैं, काफ़ियों ने इसमें कठपुतली को नहीं बोला होगा, मतलब इसमें सिर्फ डांस को लगाया होगा, बट दोनों ही होते हैं। ऑलरेडी 508 में कवर किया हुआ है, जाके नोट्स में चेक करो, ठीक है? आर्टिस्ट हू पार्टिसिपेट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, जो आर्टिस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट करता है, उसे क्या बोलते हैं? जो हमारे सामने परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम कहते हैं परफॉर्मर। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, ऑलरेडी 508 में भी मेंशन्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें भी 77% बच्चों ने सही जवाब दिए। वही बात है कि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ टेस्ट स्टार्ट करते ही स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका इसमें से नंबर हट जाता है ना? तो इसलिए 77% है। बाकी इसका तो परफॉर्मर के अलावा पता नहीं किसी ने ही लगाया होगा, अगर लगाया हुआ तो मेरे ख्याल से नहीं लगाया होगा। 17 18 चलते हैं भाई, आसान-आसान क्वेश्चन आ रहे हैं अब। डिबेट्स एंड डिस्कशन आर द एग्जांपल्स ऑफ, किस टाइप की करिकुलर एक्टिविटी है? को करिकुलर एक्टिविटी अभी बात करी है, लिटरेरी करिकुलर एक्टिविटी है, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अब देखो इसमें भी 39% बच्चों ने वाद-विवाद और चर्चा किस प्रकार की सह पाठ्यचर्या गतिविधि के उदाहरण है? सौंदर्य सांस्कृतिक, सामाजिक कल्याण और शारीरिक विकास और साहित्यिक। तो ये है भाई आपका लिटरेरी। पता है क्या दिक्कत है? जो बच्चे ऑप्शंस में गलती करते हैं ना, उनको ऑप्शंस का मतलब ही नहीं पता होता, जब ही वो गलती करते हैं। समझ रहे हो? अगर मैं आपको एक ऑप्शन का मतलब बताऊँ ना, तो आप समझ जाओगे अच्छा ये तो ये ऑप्शन था। समझ रहे हो? तो भाई ईच एंड एवरी ऑप्शन देखो, जो ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है समझाने की, तो इसमें तो क्या ही समझाऊँ? जिन ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको साथ के सारे समझाते चलता हूँ। इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं होगी आपको, है ना? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, जिसमें हमारी जो बड़ी मसल्स हैं वो मूवमेंट में आए, तो रनिंग, ठीक है। डिबेट्स एंड डिस्कशन, उसमें तो भाई बोलोगे तो बस ये उँगलियाँ वगैरह हिलेंगी ऐसे-ऐसे करके, और ज़्यादा कुछ ज़्यादा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगी नहीं। मेन है डिबेट्स एंड डिस्कशन की बात, तो मुँह ही हिलेगा। तो वो फाइन मोटर स्किल्स है, जो हमारा मुँह और जबड़ा हिलता है या फिर जीभ हिलती है, फाइन मोटर स्किल्स है। ट्री क्लाइंबिंग में भाई दोनों हाथ-पैर दोनों चाहिए, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें सही उत्तर हो जाएँगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि स्थूल गतिक मोटर विकास को बढ़ावा देती है? दौड़ने वाली खेल, वाद विवाद और चर्चा, पेड़ पर चढ़ना, तो आपको पता लग गया। सोशल साइंस कैसे डिफरेंट है सोशल स्टडीज से, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं 509 में। तो कॉम्पोजिशन है, अप्रोच है और एरिया ऑफ अफेयर है, तीनों की तीनों ऑप्शन ये ठीक है, कुछ इसमें अलग चीज बताने वाली है नहीं। आपको याद हो हमने सोशल स्टडीज और सोशल साइंस में डिफरेंस भी किया था। पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस की 2 अप्रोच थी और मॉडर्न अप्रोच अलग थी, तो उनमें भी डिफरेंस किया था, याद होगी। ठीक है? तो वही चीज़ें हैं इसमें, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ में क्या डिफरेंस है ये पूछा गया, अध्ययन में क्या अलग है? तो संरचना, दृष्टिकोण और कार्य का क्षेत्र दोनों अलग-अलग हैं। समझ रहे हो? ठीक है, बात क्लियर? 509 में जाके देख लो, नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसमें अभी हमने सिर्फ छोड़ा है 11वां क्वेश्चन छोड़ा है, बाकी सारे किए। ठीक है? इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब गलत बताना है, इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है मतलब गलत? इवैल्यूएशन कैन बी डीमोटिवेटिंग इन वर्क एजुकेशन प्लान। सेकंड है इवैल्यूएटिव प्रोसेस शुड बी सच दैट द चिल्ड्रन शुड लर्न टू वर्क एंड गेन नॉलेज। गिविंग ग्रेड्स इज मोर अप्रोप्रिएट देन गिविंग मार्क्स फॉर इवैल्यूएटिव एक्टिविटीज। वर्क एजुकेशन प्रोग्राम इज टू डेवलप यूजफुल लाइफ स्किल्स। तो इसमें बताना है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, ठीक है? एक बार हिंदी वाले देख लो भाई लो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्य शिक्षा योजना में मूल्यांकन अप्रेरक हो सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिए कि वे बच्चे काम करना सीखें और ज्ञान प्राप्त करें। गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए अंक देने की तुलना ग्रेड देना अधिक उपयुक्त है। कार्य शिक्षण कार्यक्रम उपयोगी जीवन कौशल विकसित करता है। ठीक है? तो भाई सिंपल सी चीज़ है, रुको जाओ। तो सिंपल सी चीज़ है, गलत बताना है तो
आप बोलोगे देखो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो इवैल्यूएटिव प्रोसेस है, बच्चे को सीखने का मौका देता है ताकि वो सीख पाए। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन गिविंग ग्रेड्स बाय ग्रेड्स एट एनी पॉइंट मार्क्स से हमेशा ऊपर रहेंगे, जब भी सीसी हमने लागू किया है जिसे हम ग्रेड्स देते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वर्क एजुकेशन प्लान, जो वर्क एजुकेशन है वो बच्चों के अंदर यूजफुल स्किल्स डेवलप करता है। तीनों ऑप्शन सही हैं। पहला है जो इवैल्यूएशन कैन बी डीमोटिवेटिंग इन वर्क एजुकेशन प्लान। भाई इवैल्यूएशन किसी भी चीज़ में डीमोटिवेटिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ तो आप जो पढ़ रहे हो, जो आप सीख रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो स्किल सीख रहे हो, उसको बताया कौन कितना आपने अच्छी तरीके से सीख लिया, कितना नहीं सीखा। तो इवैल्यूएशन एट एनी स्टेज किसी भी चीज़ में गलत नहीं होता। समझ रहे हो? अगर आप अभी भी ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके अभी ये क्लास देख रहे हो, तो ये भी आप अपने अपने आप का एक इवैल्यूएशन कर रहे हो। समझ रहे हो? तो इवैल्यूएशन ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। तो सेकंड पे चलते हैं भाई। युवा स्कूल लाइफ स्किल प्रोग्राम, इसकी शॉर्ट फॉर्म युवा YUVA SLP भी होती है। ठीक है, युवा SLP तो पूछ लेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई। तो स्कूल लाइफ स्किल प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ यंग पीपल। युवा से आप समझ ही गए हुए, पहला ऑप्शन ठीक है। द प्रोग्राम हैज नॉट बीन मॉडिफाइड सिंस 2005। अब रुक जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 2 सेकंड रुक जाओ एक बार मुझे। हम्म, हाँ ये रहा। जो युवा स्कूल लाइफ स्किल प्रोग्राम है, ये कंबाइंड चलाया गया SCRT और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE ने, जो कि दिल्ली में DOE और SCRT। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया? 2006 में स्टार्ट किया गया। किस लिए? ताकि जो बच्चों की लर्निंग है वो जॉयफुल, मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग हो पाए। समझ गए? तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है युवा SLP। इस पूरे की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, SLP की फुल फॉर्म बताओ, युवा SLP। तो SLP आ जाएगा भाई स्कूल लाइफ स्किल प्रोग्राम। ठीक है, जो मटेरियल है बच्चों को प्रोवाइड किया गया, किस किस को प्रोवाइड किया गया? बच्चों को, टीचर्स को और पेरेंट्स को। लिखा हुआ है ना, मटेरियल हैज बिन डेवलप्ड अंडर युवा फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। ये क्या एक्चुअली वेबसाइट है, तो इसलिए यहाँ पे मार्क नहीं कर पाऊंगा, आप देख लो। जिसमें 6 वॉल्यूम्स थी ऑफ युवा SLP। 8 बुक्स थी मॉरल एजुकेशन की, जेंडर एक्टिविटी कार्ड, रोड सेफ्टी बुकलेट, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें थी। बस यही चीज़ आपकी समझने की है, और कुछ इसमें ज़्यादा समझने का है नहीं। तो आ जाओ वापस यहीं पे। तो मॉडिफाइड सिंस 2005, भाई लॉन्च 2006 में हुआ है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। पहला ऑप्शन ठीक है बस, बाकी दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, एक बार हिंदी वाले देख लो, कुछ बड़ी चीज़ है नहीं इसमें, समझा दिया तो अब समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो भाई वही चीज़ है, कुछ ऐसे क्वेश्चन तो ज़रूर सामने आएंगे जो हमने देखी भी ना हो, और जब ही वो पेपर है, जब ही उसे हम एग्जाम कहते हैं। अगर सारे क्वेश्चन वो आ जाए जो हमने देखे हुए हैं, तो फिर वो एग्जाम किस बात के, बताओ आप। समझ रहे हो? ग्रूमिंग एंड क्लीनिंग कम्स अंडर विच एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ? ग्रूमिंग, खुद के बाल काटना, खुद की साफ सफाई रखना, ये किस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ की हैं भाई? आप खुद ही बता दो। इमोशनल, सोशल, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल हेल्थ की हैं, हम कैसे दिखते हैं, फिजिकली कैसे दिखते हैं, उसी चीज़ की हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी। 71% बच्चों ने सही जवाब दिया बस। ठीक है, एक बार देख लो आप, फिर चलते हैं हम आगे। थर्ड हो गया। फोर्थ, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सैंड इजीली अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम नेचर, बिल्कुल ठीक है। स्पॉन्ज एक वेस्ट मटेरियल है, सीड्स एक वेस्ट मटेरियल है, और ग्लू इजीली अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम नेचर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ ठीक है, बट जो सीड है ना वो एक वेस्ट मटेरियल नहीं है, यही करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है भाई, ग्लू हमें नेचर से आराम से मिल जाएगा, जो गोंद मिलती है पेड़ों से उसकी बात हो रही है। अब वो तो है नहीं कि आप पेड़ से फेविस्टिक तोड़ रहे हो या फिर फेविकॉल तोड़ रहे हो, फिर पेड़ से, वो चीज़ बात नहीं करी। ग्लू जो गोंद पेड़ से निकलती है उसकी बात करी गई है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका, तीसरा ऑप्शन सही मैच नहीं है। बीज अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ नहीं है भाई बीज। अगर किसको देखना है तो भाई ये
508 में लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर हारमोनियस डेवलपमेंट? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन में आप मैक्सिमम बच्चे क्या फंस जाओगे, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है और जो दिया हुआ है वो 23% ने सिर्फ सही उत्तर दिया हुआ है। जो बाकी के 77% बच्चे हैं वो गए मार खा इसके अंदर। हारमोनियस डेवलपमेंट फिजिकल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू जेंडर, exercise to all parts of the body in equal measures, running, jumping, skipping for warm up, physical activity according to age। अब बात करी गई है यहाँ पे हारमोनियस डेवलपमेंट की, तो जो हम ये बात करते हैं ना जेंडर वाली चीजें, तो भाई ये चीज तो आप हटाई दो। 2 सेकंड रुको, मुझे अगर पैर सीधे करने हैं, पैर करके दर्द। आ, 2 सेकंड। ठीक है, माइक भी ठीक लगा हुआ है। हाँ, तो जो बात आई ना हारमोनियस डेवलपमेंट की बात करी गई है, हिंदी में देख लो एक बार भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सुव्यवस्थित विकास के अंतर्गत आता है? जेंडर के अनुसार शारीरिक गतिविधि। तो इसमें ना पता है आप कहाँ कंफ्यूज हो गए, जहां तक मुझे लग रहा है आप थर्ड ऑप्शन तो चलो आप बाय चांस छोड़ भी दो। आप जो कंफ्यूज हो गए ना, शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए जिससे आपने 23% ने जवाब दिया है, आप कंफ्यूज हो गए पहले चौथे और दूसरे ऑप्शन में। यार ये मेरे चेहरे पे लाइट क्यों नहीं आ रही? इतने चांदना है तब भी लाइट क्यों नहीं आ रही चेहरे पे? रुको एक बार। अब सही आ रही है। वो क्या है एक्चुअली कैमरा भी ना दिक्कत देता है। 2 सेकंड, अब आ रही होगी लाइट। ठीक है, तो भाई हारमोनियस डेवलपमेंट की बात करी गई है, तो यहाँ पे जेंडर और एज की तो बात आएगी नहीं। और पहली बात अगर हारमोनियस आ जाए तो ऑल राउंड डेवलपमेंट की या फिर ऑल पार्ट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप खुद ही बनाओगे इस चीज को, इतनी कंफ्यूजिंग है नहीं। अगर आप हारमोनियस डेवलपमेंट की, अगर मैं बोलता हूँ ना मेरी खुद की हारमोनियस डेवलपमेंट मुझे चीज चाहिए, तो हारमोनियस मतलब मेरी एक ऑलराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू एज, ये तो ऑलरेडी ऑप्शन कट गए, दोनों सिमिलर हैं और अलग ऑप्शन चाहिए होता है बेसिकली। एमसीक्यू हम देखते क्या, ऑड वन आउट देखते हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, थर्ड ऑप्शन था नहीं। तो एक्सरसाइज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन इक्वल मेजर, समझ गए? तो ये कौन से भाई थे, ये विशाल। हाँ, विशाल भाई ने भी तीसरा ऑप्शन लगा रखा है। ठीक है, पांचवा गया, अब आ जाओ छठा। अच्छा, विच स्केड्यूल ऑफ इन, ये देखो ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, और आपको पता है इसका आंसर, बट आप तब भी इसको गलत करके आओगे। आप सोचोगे मेरे को तो आता ही नहीं क्वेश्चन। ध्यान से देखो। हाँ, विच स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटर्स द पंचायत बॉडीज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल? ये पूरी बला बला लाइन दे रखी है, आप समझ जाओगे, शुरुआत जो लिखी हुई लाइन उसी समझ जाओगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत निकायों को जो एजुकेशन में थोड़ा अधिकार देती है वो किस में देती है? आया कुछ याद? हमारे संविधान में 12 स्केड्यूल हैं। ठीक है, 11वां और 12वां स्केड्यूल कब आया? 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74वां अमेंडमेंट, सॉरी 72वां, वही है, 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1993 और 74वां अमेंडमेंट एक्ट 1994। 73वें अमेंडमेंट एक्ट 1993 में, सॉरी 1992 में, 1992 में आए थे, थोड़ा सा अगर गलत बोल दिया हो तो सॉरी। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट है वो दोनों 1992 में आए थे और बात किस बारे में करी गई थी? ठीक है, तो एक कॉल आ गया था। हाँ, तो कहाँ थे हम? वहीं पे थे, पंचायत पे। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993। बेसिकली ये 1992 में आ गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट, बट लागू वो 1993 में हुआ। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, पता नहीं मैंने थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ में कंफ्यूज हो गया। और तो इनमें बोला क्या गया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट में पंचायत के बारे में बात करी गई और 74th अमेंडमेंट एक्ट में किसके किसके बारे में बात करी? म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। तो 11th शेड्यूल किसका था? पंचायत का। तो यही लिखा हुआ है 11th शेड्यूल, शेड्यूल ही पूछा हुआ है, पंचायत का शेड्यूल कौन सा था? अगर याद नहीं हो तो एक बार ये देख लो। ये 12 शेड्यूल हैं जो कि ज़रूरी हैं
जो कि आ जाते हैं आपके, उसमें आ जाएंगे आपके, क्या बोलते हैं, जीके में आ जाएंगे। थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, लैंग्वेजेस एट्थ शेड्यूल में हमने 503 में ऑलरेडी की हुई हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। नाइन्थ शेड्यूल में क्या है, टेंथ में क्या है, और ये सारे, ये भी ज़रूरी है भाई, एंटी डिफेक्शन लो आपके उसमें आ जाएगा जीके वाले सेक्शन में। ठीक है, इसमें 29 मैटर हैं पंचायत वाले में, और जो म्यूनिसिपैलिटी है उसमें 18 मैटर, उस वाले जो चीज़ है। ठीक है, छठा हो गया। सातवां है भाई, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, वर्क एजुकेशन के बारे में बात करी गई है, ऑलरेडी कर चुकी हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क एजुकेशन, एवरी एक्टिविटी ऑफ वर्क एजुकेशन शुड बी पर्पसफुल एंड हैव मीनिंग, बिल्कुल ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ अ चाइल्ड, ये करेक्टली मैच नहीं है। और तीसरा है लेवल ऑफ स्टूडेंट, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये असल में जो थर्ड ऑप्शन के आगे लिखा हुआ है ना, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक, ये असल में बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन है। और जो सेकंड ऑप्शन के आगे लिखा हुआ है ना, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ये असल में लेवल ऑफ स्टूडेंट्स है। अगर आपको दिखा देता हूँ मैं, रुक जाओ, देखो भाई ऑलरेडी मार्क्ड है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क एजुकेशन पर्पसफुल मीनिंगफुल होना चाहिए। बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन कैसे याद करवा रखा, देखो ऑलरेडी मार्क कर रखा है, सोशल कल्चर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लेवल ऑफ स्टूडेंट कैसे है भाई, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस, ये भी आप देख लो नीचे। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं भाई, समझ गए। ऑलरेडी मेंशन है 508 ब्लॉक 3, इसको ना पता हो तो ओनली फर्स्ट इसका ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन इसके गलत हैं। इन, अच्छा हिंदी वाले तो देख लो, देख लो भाई। ठीक है, अगर पॉज करके देख लो 508 ब्लॉक 3, जाके देख सकते हो, ऑलरेडी नोट्स में लिखे भी हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सच आएगी नहीं आप लोगों को। ठीक है, अब तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, पाँच सातवां क्वेश्चन था ना, ठीक है। आठवां, फैमिली कम्युनिटी एंगेजमेंट शोज पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर फैमिली और कम्युनिटी का पॉजिटिव एंगेजमेंट होगा तो किस किस चीज़ में वृद्धि, या फिर किस में चीज़ों में हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा भाई। अटेंडेंस बिल्कुल ठीक है, ड्रॉप आउट रेट्स बिल्कुल ठीक हैं। अब बताओ हाई रिस्क बिहेवियर, हिंदी में अगर आप देख लो, उपस्थिति, ड्रॉप आउट दर और उच्च जोखिम व्यवहार। बताओ। तो ठीक है भाई, अटेंडेंस बच्चों की बढ़ जाएगी, ड्रॉप आउट रेट्स कम हो जाएंगे, और हाई रिस्क भी, अगर जो फैमिली और कम्युनिटी जुड़ के चलेगी, तो जो बच्चों के हाई रिस्क के बिहेवियर्स हैं उनमें भी एक डिक्लाइन आएगा, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट पॉजिटिव रूप से हैं, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, गलती से ओनली 3 मार्क हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अ, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। इम्प्लिसिट इन द राइट एजुकेशन इज द कल्टिवेशन ऑफ फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस। इन राइट एजुकेशन द कल्टिवेशन ऑफ फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस इज पॉसिबल ओनली इफ देयर इज एनी फॉर्म ऑफ कंपल्शन। हिंदी में देख लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही शिक्षा में निहित स्वतंत्रता और बुद्धि का संवर्धन होना है। सही शिक्षा में स्वतंत्रता और बुद्धि का संवर्धन तभी संभव है जब किसी प्रकार की विवशता हो। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, सेकंड पॉइंट तो नेगेटिव है ही, क्योंकि उसमें कंपल्शन आ गया। कंपल्शन तो कभी बच्चे पे हमें दिखानी ही नहीं है, तो इसका ओनली 1 है। आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ थी नहीं। ये हम करेंगे लास्ट में 10th क्वेश्चन। ठीक, ये भी हम करेंगे लास्ट में 11th क्वेश्चन। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चेंजिंग सीट्स, बच्चों की सीट चेंज करने का क्या बेनिफिट है, ध्यान से पढ़ना। पहला, सोशल इंटरेक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी। दूसरा, चाइल्ड डज नॉट फील इन्फीरियर इन द क्लास। तीसरा, मेक्स चाइल्ड फ्री एंड मोर कॉन्फिडेंट। चौथा, न्यू कमर्स आर वेलकम्ड एंड इन्वॉल्व इन स्कूल एंड क्लासरूम एक्टिविटीज। देखो, अब आप बोलोगे ये सर चारों ही ऑप्शन ठीक है, पता है ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ी सी डायलेमा क्रिएट होता है ना, कि अच्छा ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन इन्होंने खुद बनाए होते हैं। मतलब जैसे जो पिछले हम क्वेश्चन देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं से लाइक उठाए हुए थे, बट ऐसे क्वेश्चन जर्नली इन्होंने उठाए होते हैं। ठीक है, तो इनके ना काफी बार क्या होता है, एक से दो या फिर दो से तीन
मतलब आंसर है वो सही मिलते हैं। लाइक एक ऑप्शन भी ठीक हो, दो ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। जैसे कि इसके टाइम पे हुआ था, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनके दोनों आंसर ठीक थे। अब ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का गेम हो जाता है। अगर मैं कोई आपके लिए साइकोलॉजी क्वेश्चन बनाऊंगा ना, खुद से बनाऊंगा, तो अब मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ है, और आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग कोई चीज़ अलग हो सकती है, और दोनों ही गलत नहीं है। समझ रहे हो? तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव रूप से देखोगे ना, अपने खुद सब्जेक्टिव रूप से नहीं, एक ऑब्जेक्टिव रूप से देखोगे, तब जाके आप इनको सही उत्तर कर पाओगे। ठीक है, अब देखने को तो यार पहला ठीक है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी। दूसरा, डज नॉट फील इंफीरियर इन द क्लास। तीसरा, मेक चाइल्ड फ्री एंड मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, देखो कहीं ना सारे ऑप्शन ठीक है, बट सबसे सटीक देखना है। तो अगर बच्चों की सीट चेंज करेंगे, तो वो बाकी बच्चों से बात करेंगे, तो उनकी सोशल इंटरेक्शन होगी, और सोशल इंटरेक्शन हुई तो कहीं न कहीं एक दोस्त बनने, वो दोस्त भी बन सकते हैं बच्चे, है ना? और दोस्त बन गए तो इमोशनल बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल चारों में बिल्कुल ठीक बताना है, तो पहला ठीक है। चाइल्ड डज़ नॉट फील इंफीरियर इन द क्लास। देखो इसका और ऊपर वाले का ना जो क्वेश्चन है, उसका एज़ सच कोई बिल्कुल एक सटीक रिलेशनशिप नहीं है। जो इंफीरियर बच्चा है, या फिर जो लो कॉन्फिडेंट बच्चा है ना, या फिर जो बोल नहीं रहा, तो वो एक समय तक, लाइक उस ऐसे नहीं होगा एकदम से हमने सीट चेंज करी और वो ठीक एकदम से ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो वही है, डज नॉट फील इंफीरियर इन द क्लास, ऐसी कोई बात नहीं है। मेक चाइल्ड फ्री एंड मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट जरूर बनाएगा, बट फ्री का क्या मतलब? मेक चाइल्ड फ्री, समझ रहे हो? और फोर्थ एंड न्यू कमर्स आर वेलकम्ड एंड इन्वॉल्व इन स्कूल एंड क्लासरूम एक्टिविटीज। ठीक है, बट ऊपर वाले और चौथे का कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। देखो देखने में चारों ऑप्शन ठीक लगेंगे, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा ना। अब देखने में चार चार ऑप्शन ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन ही ठीक है। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा इसको आप समझने का प्रयास करना। कक्षा में छात्रों की सीट बदलने के क्या लाभ हैं, तो आप देख लेना। 12वां क्वेश्चन हो गया, 13वें पे आ जाओ। प्रैक्टिस ऑफ डीप इंसाइट इनटू मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ऑल थिंग्स। तो डीप इंसाइट, खुद के अंदर झांकना, स्पिरिचुअल एनलाइटिंग, इसमें कुछ अलग चीज़ थी नहीं मेरे ख्याल से, तो आपने कर दिया होगा ये। पानी रखा था वैसे, ये दिया था अश्वनी ने। अभी तो है। सभी चीज़ों के अर्थ और उद्देश्य की गहन अंतर्दृष्टि का अभ्यास। क्या है भाई? आप समझ गए हो गए। ठीक है, इसमें कुछ अलग चीज़ थी नहीं बताने वाली। इसमें से कौन सा गलत है, मतलब कौन सा सही नहीं है, तो गलत बताना है। बाय इंक्लूडिंग वर्क इन एजुकेशन चाइल्ड गेट मीनिंगफुल नॉलेज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है। बाय इंक्लूडिंग वर्क इन एजुकेशन क्रिएटिव चेंजेस इन स्कूल रूटीन कैन बी नोटिस। ठीक है। वर्क एजुकेशन डज नॉट, ये नॉट ही आ गया इसमें, तो ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, अभी भी 65% लोगों ने सही जवाब दिया बस। पता है काफ़ी सारे बच्चे तो इस लास्ट के सेक्शन तक पहुँच ही नहीं पाते, दिक्कत ही है, इसीलिए ही थोड़ा-सा चीज़ें गड़बड़ाई हुई हैं। स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप में क्या-क्या इन्वॉल्व होते हैं? शेयरिंग रिसोर्सेज़, यूज़ ऑफ स्कूल और नेबरहुड फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट, दोनों ही हैं। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, एक बार देख लो आप। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है भाई, एमटी की फुल फॉर्म पूछ रखी है, मदर टीचर एसोसिएशन, ऑलरेडी कर लिया है। 17वां, इसमें से कौन-सा गलत है? नॉट करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट कौन-सा गलत है? मतलब कौन-सा सही नहीं है, गलत बताना है। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट में इंटरप्रेट ब्रॉडली टू इंक्लूड्स द एडल्ट्स हू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चिल्ड्रंस फैमिली लाइफ, बिल्कुल ठीक है भाई। पेरेंट्स का एक इन्वॉल्वमेंट चिल्ड्रंस की लाइफ में बहुत ही एक अच्छे रूप से होता है, तो वही चीज़ लिखी हुई है। टीचर इन स्कूल्स में बी इंटरप्रेटेड ब्रॉडली टू इंक्लूड टीचर्स एंड अदर प्रोग्राम्स फंक्शनरीज दैट सर्व चिल्ड्रंस एंड फैमिलीज, ये हिंदी में देख लो। माता पिता की भागीदारी बच्चों के पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वयस्कों को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से व्याख्या की जा सकती है। विद्यालय के शिक्षक बच्चों और परिवारों की सेवा करने वाले शिक्षकों और अन्य कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से व्याख्या की जा सकती है। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, भाई टीचर का काम है सर्व करना, ठीक है, और पेरेंट्स का काम भी वही है, बच्चों की ध्यान रखना, वही चीज़ लिखी है बस घुमा फिरा के। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है ऑप्शन। और बताना है गलत, तो दोनों ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2 तो आएगा, नीदर 1 एंड 2 आएगा। समझ गए? नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट मतलब कि
कौन से सही नहीं है ना? तो थोड़ा-सा भाई कन्फ्यूज़ मत हो जाना, पूछ रखा है नॉट करेक्ट मतलब कि गलत कौन-सा है, तो दोनों ही गलत नहीं है, नीदर 1 एंड 2। ठीक है? इन क्वेश्चन में भाई थोड़ा-सा ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर भी नेगेटिव अगर तुम नीचे भी नीदर रहोगे, थोड़ा-सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझ के चलना। फिर से समझा दूँ, पूछ रखा है कौन से गलत हैं, तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत नहीं है, नीदर 1 और 2। ठीक है? Teaching of various subjects has social implications, and these can be related in actual life situations. A teacher can use these connections to promote education in an integrated manner. Which on the followings are those subjects? आप इनमें से किस सब्जेक्ट्स को एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ा सकते हो? आप एक शिक्षक के रूप में इन संबंधों का उपयोग एकीकृत तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे विषय हैं? तो पहला है भाई पर्यावरण अध्ययन और लैंग्वेज और अर्थमेटिक। बताओ, बताओ। तो नहीं याद आएगा? तीनों सॉरी तीनों याद आएँगे, ठीक है? तो इसमें कुछ अलग चीज़ थी नहीं। यू एज़ अ टीचर कैन ऑर्गेनाइज़ कम्युनिटी प्रोग्राम। आप एज़ अ टीचर कम्युनिटी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, ठीक है? और नेचर ऑफ दीज़ प्रोग्राम्स रेफर्स टू अडल्ट एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटीज़, सैनिटेशन। ये तीनों ही आप करवा सकते हो। एक पॉजिटिव सवाल है और पॉजिटिव इसके ऑप्शन है। इसमें कोई चीज़ है नहीं। आप एक शिक्षक के रूप में विद्यालय के बच्चों, युवाओं और वयस्कों के लिए एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और इन्हें विद्यालयों या समुदाय समुदाय में आयोजित किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों की प्रकृति डैश को संदर्भित करती है, वयस्क शिक्षा शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और स्वच्छता। तो तीनों ही इसके ऑप्शन आ जाएँगे, है ना? तो इसमें कोई अलग बात है नहीं। 20वाँ आ जाओ भाई। इसमें से कौन-सा करेक्टली मैच्ड है? कोकोनट फाइबर एक वेस्ट मटीरियल है। सेकंड, नाइफ इजीली अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम नेचर। एम्प्टी बॉक्स लो कॉस्ट मटेरियल। और सॉइल है इजीली अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम नेचर। बताओ, बताओ। अब देखो आप बोलोगे सर ये पहला ऑप्शन कोकोनट फाइबर वेस्ट मटेरियल, भाई कोकोनट फाइबर एक वेस्ट मटेरियल नहीं है, एक यूजफुल मटेरियल है। दूसरा नाइफ इजीली अवेलेबल फॉर नेचर, ठीक गलत बात है भाई, वो तो हमें घर से मिलेगा, नेचर से कौन सा चाकू मिलने लग गया आपको। एम्प्टी मैच बॉक्स लो कॉस्ट मटेरियल, एम्प्टी मैच बॉक्स एक लो कॉस्ट मटेरियल नहीं, एक वेस्ट मटेरियल है। क्या आपने कभी खाली माचिस की डब्बी खरीदी है? तो वो लो कॉस्ट मटेरियल कैसे हो गया? वो तो एक वेस्ट मटेरियल हुआ ना। जब आपने माचिस की डब्बी के अंदर जितनी माचिस थी, वो सारी यूज़ कर ली, तो वो उसके बाद उसका काम क्या है? फेंकने का काम ही रह गया, तो वेस्ट मटेरियल है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सॉइल है, हमें आराम से नेचर से मिल जाती है। ठीक है? अब क्वेश्चन रह गया 11वाँ, 10वाँ और 11वाँ। इसका भी पहले इस 11वें पे आ जाओ। कॉन्टेक्स्ट ऑफ योगा इनमें से कौन-सा करेक्टली मैच्ड है? ठीक है। 4 से 5 टाइप की योगा और होती हैं, वो आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई इसकी ना मुझे हिंदी पीडीएफ नहीं मिली है, तो आप थोड़ा-सा कोऑपरेट करके ना समझने का प्रयास करना इधर ही। क्लास 6th की है ये भाई, देख लो क्लास 6th की है ये। और 2 सेकंड रुकना। ये वाली है जी आपकी एनसीईआरटी वाली किताब है ये वाली, जहाँ पे लिखा हुआ है इस किताब का नाम है योगा, चैप्टर नंबर 9। ठीक है? ये सारा हमने कर लिया कि जो योगा वर्ड है वो संस्कृत के युज वर्ड से आया है। युज का मतलब टू जॉइन या फिर टू योक, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। हमने ये भी देख रखे हैं 4 उपनिषद हैं, ये 501 हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है, ये भी हमने किया हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार या धर्म, ध्यान, समाधि, ये सारी चीज़ें भी करी हुई हैं। ठीक है? चलो भाई देखो 4 स्ट्रीम्स ऑफ योगा हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 4 स्ट्रीम बताई योगा की। कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये 4 योग हैं। और एक 5वां योग है जिसे हम कहते हैं हाथ योग। ठीक है? हठ योग या फिर हठ योग। ठीक है? हठ योग। तो देखते हैं क्या-क्या है इसमें। कर्म योग, दिस इज़ अबाउट सेल्फलेस एक्शन विदाउट एन अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। कहने का मतलब ये है आप कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, कर्म योग। राजयोग इज़ द प्रैक्टिकल अप्रोच टू रीच हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। राजयोग जो पतंजलि जी योग करते थे,
जितनी भी क्रियाएँ वो करते थे, लाइक सलबासन या जितने भी आसन थे, तो वो राजयोग में जो पतंजलि द्वारा पतंजलि जी थे वो इसको फ़ॉलो करते थे, महर्षि पतंजलि। भक्ति योग, एटीट्यूड ऑफ टोटल सरेंडर एंड लव। भक्ति योग, अपने किसी भी भगवान के प्रति आप अपना पूरा प्रेम उजागर करते हैं, दिखाते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। कौन थे? हनुमान जी, राम जी के प्रति उनका भक्ति योग था। ज्ञान योग, दिस इज अ पाथ ऑफ नॉलेज, इट डील्स विद द इंटेलेक्ट। ज्ञान से समझ गए, नॉलेज का एक रास्ता है और दिमाग से संबंधित है। ज्ञान योग आदि शंकराचार्य जी। कर्म योग कृष्णा जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 2 सेकंड आपको दिखाया था मैं। ये रहे। ज्ञान योग आदि शंकराचार्य, कर्म योग लॉर्ड या फिर भगवान श्री कृष्ण, और भक्ति योग मीराबाई और आपकी भगवान हनुमान जी, और रियाज योग महर्षि पतंजलि जी। समझ गए? अब आ जाओ इसमें। कर्मयोग में यही है भाई, बस कर्म करो। लिखा हुआ है कर्मयोग, कर्म मीन्स एनी एक्शन विच इज फिजिकल और मेंटल। कर्म योग इज वेलफेयर एक्टिविटी परफॉर्म्ड सेल्फलेसली, अनअटैच्ड एंड साइलेंटली। कर्म योग इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ वर्किंग इन रिलैक्सेशन विद टोटल अवेयरनेस। ठीक है, 3 टाइप के इसके अंदर क्लासिफिकेशन है। तमस, तमस है कि जो भी हम कुछ गलत काम करते, दिस इज डार्कनेस एंड द क्रूडनेस इन मैन। इट इज बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस एंड कॉज ऑफ डिल्यूशन। इट बाइंड अस थ्रू रेकलेसनेस, लेजीनेस एंड स्लीप। तो तमस गुण हम जिसे कहते हैं। एक होता है रजोगुण, जिसमें फुल ऑफ पैशन, है ना, इंटेंस डिजायर, ये सब चीज़ें होती हैं। और सतगुण, सतगुण में मतलब एक आप प्योर चीज जो आपके अंदर होती है उसे कहते हैं सद्गुण। ठीक है, ये कर्मयोग था। उसके बाद राजयोग या फिर रजा योग जिसे हम कहते हैं, तो ये वही है, पावर ऑफ डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस विद विल पावर। ठीक है, महर्षि पतंजलि जी इसको फॉलो करते थे। अष्टांग योग, जो अष्टांग योग हमने की हैं वो इसी के अंदर लिखे हुए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धरना धर्म और नहीं सॉरी ध्यान और समाधि, ये इसी में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ थी। भक्ति योग भाई, जो भक्ति है वो उसका जो रूट वर्ड है वो भज। भज का मतलब होता है भगवान से जुड़े रहना। तो भक्त कहीं न कहीं भजन से बना है, तो भगवान से जुड़ना, भजन गाना, तो सब चीज़ें इसमें आ जाएँगी। भक्ति योग इज़ अ डिवोशन एंड इट इज़ फोकस्ड ऑन द कल्टीवेशन ऑफ लव टुवर्ड्स द गॉड। तो गॉड के प्रति जब हम लव दिखाते हैं, अपना डिवोशन दिखाते हैं, तो इसमें आता है भक्ति योग, जिसे फॉलो करते थे हनुमान जी। ठीक है? और उसके बाद है जी ज्ञान योग। ज्ञान मीन्स द नॉलेज और विजडम। तो ज्ञान योग इज द पाथ ऑफ इंटेलेक्ट एंड पाथ ऑफ एनालिसिस। दिस इज ऑल्सो द योग ऑफ विजडम एंड हैज़ इट्स ओन मेथोलॉजी। तो ये सब चीज़ें हैं, समझ गए होगे, समझ रहे, समझ गए होगे, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं। तो 11वां सवाल ये बोल रखा है कि भक्ति योग मोड ऑफ वर्शिप, इट कंसिस्ट ऑफ अनएंडिंग एंड लव रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। ठीक है भाई, भजन गाना, भक्ति करना हनुमान जी, तो पहला ऑप्शन ठीक है। कर्म योग, पाथ टू गेन द ट्रू नॉलेज। तो नॉलेज वाला पाथ कौन सा है भाई? वो तो ज्ञान योग है ना, वो कर्म योग थोड़ी है। तो पूजा की विधि, इसमें ईश्वर का अंतहीन प्रेम, पूर्ण समरण शामिल होता है। कर्म योग स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग। तो सिर्फ केवल एक इसका उत्तर ठीक है, बाकी ऑप्शन जिसके दोनों गलत है। 9% सही जवाब दिया बस। ठीक है, एक चीज़ जो आपको लिखनी है ना, एक तो जो मैंने आपको बताया बस उसका छोटा-मोटा पॉइंट लिख लेना। ठीक है, जो आपको लगे ठीक है। तो एक ज्ञान योग पढ़ लिया, भक्ति योग पढ़ लिया, कर्म योग, पतंजलि योग, एक ये होता है हठ योग। तो ये सारे हैं, ये 5 योग हैं टाइप। ठीक है, एक हठ योग भी लिख लो। हठ योग में होता है जब हम अपने अपोजिट्स को, लाइक लेफ्ट राइट को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, उसे कहते हैं हठ योग। ठीक है? जो हठ है, वो बना है ह और ठ। ह का मतलब होता है सन और ठ का मतलब होता है मून। मतलब जो हमारे अपोजिट्स होते हैं, उनको बैलेंस करने का एक प्रयास होता है। 5 कोश हमने पढ़ लिया है ना? पढ़ लिया है 5 कोशा, एक लेयर होती है प्याज की तरह, वो प्याज इसमें आपको दिख ही रहा है। समझ गए? तो इसमें कुछ था नहीं। और अब आ जाओ भाई, थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ने वाली, जो कि 10 और 11वां है। ठीक है? ध्यान सुनना आप मेरी बात।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। अब थोड़ी सी कॉपी ले लो, इसमें 5-6 मिनट का समय लग सकता है। एक ये सवाल है और एक ये सवाल है, ठीक है? देखो ये ना है तो कॉमन सवाल, आप देखते ही कर सकते हो इनको, बट आपको गिवन द फैक्ट ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। अगर आपको कन्फर्मिटी का, मीडियोक्रिटी का, इन सब का मतलब ही नहीं समझ आया, तो आप तो वैसे ही गलत करके आओगे। स्पॉन्टेनिटी का मतलब समझ नहीं आया, ठीक है? तो एक अलग पर्सपेक्टिव देने का प्रयास करता हूँ। है क्या? पहला सवाल पढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कन्फर्मिटी लीड्स टू मीडियोक्रिटी। द डिजायर्स फॉर कंफर्ट इन लाइफ डज नॉट एंड स्पॉन्टेनिटी इन लाइफ। ठीक है? अब तुम जरा मेरे को 2 सेकंड देना मुझे। हम्म, देखो, एक ना हमारे इंडियन फिलोसोफर हैं जुड्डू कृष्णामूर्ति नाम से। क्या नाम से? जुड्डू कृष्णामूर्ति। क्या आप देख रहे हो? जुड्डू कृष्णामूर्ति एक बहुत ही अच्छे स्पीकर, ग्रेट थिंकर और फिलोसोफर हैं। इन्होंने इंग्लैंड में, हॉलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में अपने भाषण या फिर लेक्चर्स दिए हैं। ठीक है? इसकी इनकी जो एक किताब है बहुत ही फेमस हुई, एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। लिख लो, एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, इन्हीं की किताब थी, जड्डू कृष्णामूर्ति की। समझ गए? ठीक है। अब इस किताब में कुल मिला के 93 पेज की किताब है। जो इनकी किताब है, कुल मिला के 90 टू 93 पेज की किताब है, और इन्होंने उसमें बताया गया है कि भाई मतलब एक ओवरऑल चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। उन दोनों चीज़ों को जोड़ते हुए उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। कुल मिला के 4-5 चैप्टर है उस किताब में। ठीक है? अब आप ध्यान से पढ़ना। कृष्णामूर्ति, अब मैं समझा आपको हिंदी दूँ कि इसका हिंदी वर्ज़न मुझे मिला नहीं, अमेज़न पे मिल रहा है, पर वो किताब ले खरीदनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो किताब ज़्यादा महँगी नहीं, अगर आप पढ़ना चाहो वैसे भी, तो वैसे भी आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा महँगी किताब है नहीं वो, 50-60 रुपए की आपको किताब मिल जाएगी, अगर पढ़ना चाहो तो। इसके अलावा बाकी आपके वैसे ही पढ़ने के लिए इतना सामान है, तो कुछ ज़्यादा नीड है नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना। कृष्णामूर्ति हेल्ड द व्यू दैट एजुकेशन वाज अ ड्यूल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। ही सेड द प्रॉब्लम इज नॉट द चाइल्ड बट द पेरेंट्स एंड द टीचर। उसने बोला कि जो बच्चे हैं ना, वो एक ड्यूल रिस्पांसिबिलिटी है, किसके? पेरेंट्स की और टीचर की। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो चाइल्ड में नहीं है, पेरेंट्स और टीचर में है। द प्रॉब्लम इज द एजुकेटेड एंड द एजुकेटर। ठीक है? तो प्रॉब्लम कौन है? एजुकेटेड और एजुकेटर। 2 सेकंड रुकना भाई। अब ध्यान से समझना इस बात को, तभी आपको चीज़ें समझ आएँगी, तभी आप कुछ चीज़ बोलोगे, हाँ भाई कुछ पढ़ लिया। समझो अब। हो जा मेरे भाई, हाँ। ध्यान सुनना। कन्वेंशनल एजुकेशन मेक्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कन्वेंशनल की ऐसी जो पढ़ाई जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक चलती आ रही है, वो आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को खत्म कर देगी। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब इसमें आ रहा है कन्फर्मिटी। आपको अगर मैं कन्फर्मिटी का मतलब दिखाता हूँ, फिर देखना आप। ध्यान से देखो। इस पे ज़ूम हो जाएगा क्या? आपको दिख रहा है क्या? मुझे पता नहीं। उसको अलग पेज में खोलता हूँ मेरे को। मैं कॉपी करता हूँ यहाँ। देखो भाई, कन्फर्मिटी का मतलब कि किसी के बिलीव्स, किसी के जो आइडियोलॉजी चलती आ रही है, जो चीज़ें चलती आ रही है, उनसे कन्फर्म करना या फिर उनसे एग्री करना। ठीक है? एग्रीमेंट इन फॉर्म, मैनर और कैरेक्टर बिहेव्ड इन कन्फर्मिटी विद देयर बिलीव्स। और हिंदी में देख लो, अनुरूपता, कि उनके बिलीव्स के, उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनके टुवर्ड्स अनुरूपता दिखाना। ठीक है? अब बात आई है, आप खुद बताओ, ये हम तो ऑलरेडी पढ़ते आ रखे हैं कि अगर आप सोसाइटी की चीज़ मानते हुए चलोगे, लाइक जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उससे कन्फर्म करोगे, तो आप एक मीडियोकर बन के रह जाओगे। जो ये मीडियोक्रिटी नाम है ना, ये बन वर्ड निकल के है मीडियोकर से। मीडियोकर का मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल बंदा जो दूसरों से अलग नहीं होता। अगर आपको वैसा बन के रहना है, तो आप कन्वेंशनल एजुकेशन से कन्फर्म कर सकते हो, उनके व्यू पॉइंट्स को अपना सकते हो, उनके अनुरूप हो सकते हो। ठीक है? इसको एक बार मैं हिंदी आपको दिखाता हूँ, मतलब इसका बोला हुआ है मैंने। तो खोलना पड़ेगा, मतलब रुक जाओ, मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। कहाँ गया ये? देख लो भाई।
द नाउ मीडियोक्रिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग एवरेज और ऑर्डिनरी। तो अगर आप जो कन्वेंशनल चीज़ें चलती आ रही हैं उनके साथ कंफर्म करोगे, उनके व्यू पॉइंट्स को मान के चलोगे, तो आप एक एवरेज या फिर ऑर्डिनरी बंदे बन के रह जाओगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। अच्छा, हिंदी में इसका मीनिंग दिखा दूँ? तो हिंदी में देख लो, सामान्य। तो अगर आप जो चीज़ें चलती आ रही हैं, उन चीज़ को कन्फर्म करोगे, उनकी चीज़ मानोगे, तो आप एक सामान्य आदमी बन के रह जाओगे। ठीक है? अब आगे लाइन देखो, ये लाइन तो ठीक है, कन्फर्मिटी लीड्स टू मीडियोक्रिटी, तो पहली लाइन तो सही होगी ये। ठीक है? अब आप देख रहे हो, अगर ये चीज़ हम पढ़ते भी नहीं ना, अगर आपको इन वर्ड का कन्फर्मिटी और मीडियोक्रिटी का मतलब पता होता, तो आप इसको ठीक कराते। ठीक है? तो इसमें एज़ सच ये डॉक्यूमेंट पढ़ने की तो कोई नीड नहीं थी। समझ रहे हो? ठीक है। अब आगे देखो, टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप और टू रेजिस्ट एनवायरनमेंट इज नॉट इजी एंड इज ऑफन रिस्की एज लॉन्ग एज वी वर्शिप सक्सेस। अब होता क्या है कि ग्रुप से डिफरेंट निकलना, एक पर्टिकुलर ग्रुप से डिफरेंट निकलना या फिर अपने एनवायरनमेंट को नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है, जब तक हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। समझ के? टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप और टू रेजिस्ट इज नॉट ईजी एंड इज ऑफन रिस्की एज लॉन्ग एज वी वर्शिप सक्सेस। जब तक हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, तब तक उस ग्रुप से निकलना या फिर उस एनवायरनमेंट को नजरअंदाज करना बहुत रिस्की है। द अर्ज टू बी सक्सेसफुल, द अर्ज, जो सक्सेस पाने की भूख है अंदर से, विच इज परसिट ऑफ रिवॉर्ड वेदर इन मटीरियल और इन सो कॉल्ड स्पिरिचुअल स्पेयर, द सर्च फॉर इनवर्ड और आउटवर्ड सिक्योरिटी। ध्यान से देखना भाई, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता। The desire for comfort brings discontent and ends to spontaneity and breeds fear. Fear blocks the intelligent understanding of life. अब होता क्या है कि यही जो हम हमारे अंदर भूख है ना सक्सेसफुल होने की, ठीक है, चाहे वो हमें कुछ एक मटेरियलिस्टिक चीज में चाहिए या फिर हमारे अंदर ही कुछ ऐसी चीज चाहिए कि हाँ भाई सक्सेसफुल हो जाए, जो हमारी चाहे इनवर्ड सिक्योरिटी है फिर आउटवर्ड सिक्योरिटी, भाई हमारे पास घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, इतने पैसे हो, ये सब चीज हो। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है डिजायर ऑफ कंफर्ट, इन सब की इच्छा रखना आपके अंदर एक डिसकंटेंट पैदा करेगा। डिसकंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन। डिसकंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन। हिंदी में दिखा दूं आपको साथ के साथ मीनिंग इन हिंदी, असंतुष्ट। ठीक है, तो आप इन चीजों के पीछे अगर भागते रहोगे ना, तो आप असंतुष्ट ही रहोगे। एंड एंड्स टू स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का मतलब देख लो भाई, स्पॉन्टेनिटी का मतलब देख लो, द क्वालिटी ऑफ बीइंग नेचुरल रेदर देन प्लान्ड इन एडवांस, a way of behaving in which what you do what feels natural and good whenever you want to rather than planning the things first। तो एक नेचुरल वे में बिहेव करना उसे कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। हिंदी में देखते हैं सहजता। ठीक है, हिंदी में है स्वाभाविकता, सहजता जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आ जाओ इस पे। तो अगर आप इन सब चीज़ के पीछे भागते रहोगे ना, उस सक्सेसफुल चीज़ के, वही लिखा हुआ है ना कि जब अंदर से आपके भूख है और आप इन सब चीज़ के पीछे भागते रहोगे, चाहे वो पैसे की भूख हो या फिर कुछ अंदर आपको स्पिरिचुअली कुछ करना हो, उस चीज़ के पीछे भागते रहोगे, तो डिज़ायर ऑफ कंफर्ट, ये जो इच्छा है आपकी कंफर्ट लेने की, ये आपके अंदर असंतुष्टि पैदा करेगी और आपकी जो लाइफ की स्पॉन्टेनिटी है, जो आप नेचुरल वे में बिहेव कर रहे हो, उस चीज़ को ख़त्म कर देगी। जिसकी वजह से आपके अंदर डर पैदा होगा और जो डर है वो आपकी इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग या फिर जो आप खुल के जी रहे थे लाइफ को, उसको रोक देगा। समझ रहे हो? और जब भी ये जो डायलॉग कहते हैं ना कि हर अमीर आदमी अमीर नहीं होता, तो वो यही है कि भाई वो उन चीज़ों में, उस सक्सेस में इतना घुस चुका है कि अब वो हर तो मिनट अपना प्लान करके चल रहा है कि 1 मिनट मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसकी स्पॉन्टेनिटी तो वैसे खत्म होगी। प्लस उसके पास असंतुष्टि, मतलब उसके पास चाहे आ जाए कितने रुपए आ जाए, उसमें असंतुष्टि रहेगी रहेगी और उसमें डर भी रहेगा। और इस डर की वजह से जो उसकी इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है, उसकी असल में जो मीनिंग है लाइफ का, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ है, आप ये मेन चीज़ है। ठीक है? इसका एक अलग पर्सपेक्टिव मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है? तो इसमें यही लिखा हुआ है कि भाई एज़ अ पर्सन ना हम कन्वेंशनल चीज़ों में जो कि चीज़ें ऑलरेडी सेटअप हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, उन्हीं सब चीज़ों में फँस के रह जाते हैं। एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग हम कभी भी नहीं कर पाते। तो यही कृष्णामूर्ति जी ने बात करी है। एक और देखो पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है, आवर होल लाइफ अपब्रिंगिंग अ नेबर अफ्रेड टू थिंक कॉन्ट्ररी टू द एस्टेब्लिश्ड पैटर्न, कि हम जो एस्टेब्लिश्ड पैटर्न है कभी उसके अपोजिट में सोच ही नहीं पाते। समझ रहे हो? तो यही चीज़ लिखी हुई है, अगर आप सोचोगे ना उसके अपोजिट में, तो जो चीज़ चलती आ रही है कई साल से, भेड़-चाल चलती आ रही है, वही चलती रहेगी। आपके अंदर जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो तो मर ही जाएगी, जो कि आपका ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ है। देखो, out of fear of becoming unsuccessful, hence prevent a person from independent thinking and taking initiative in any walk of life। अब लिखा हुआ है कि फेलियर के डर से, फेल होने के डर से एक बंदा इंडिपेंडेंट थिंकिंग को रोकता है और अपनी लाइफ में इनिशिएटिव लेने से रुकता है। ठीक है? दस ट्रू एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर ऑफ लाइफ डज नॉट फाइंड इट मीनिंग ड्यू टू एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ लाइफ, कि हमारी सोसाइटी ने पहले से एक एस्टेब्लिश पैटर्न बना दिया है। इसके बाद बच्चा एक नया स्टेप या फिर कोई भी नया कदम उठाने से पहले डरता है, और जर्नली वो प्रिवेंट ही करता है, दूर ही रखता है कि भाई जो घर वालों ने बोल दिया, फिर जो सोसाइटी बोलती है, अरे मैं वही कर लेता हूँ, कुछ अलग जाने का मेरा मन नहीं है। या फिर मन होगा भी ना, तो वो डर रहता है मन में कि हाँ यार कहीं फेल हो गया तो। समझ रहे हो? जैसे कि एक जो जाट होते हैं, अगर आपको, आप में से काफ़ी सारे होंगे रिलेट कर रहे होंगे, कि हम लोग ना कहीं न कहीं थोड़ा-सा बिज़नेस करने में डरते हैं। एक कि घर में मैक्सिमम एक चाहे तो खेती वाले लोग होते हैं, या फिर आर्मी वाले, सरकारी नौकरी वाले। तो हमारा तो एक, मतलब एक परमानेंट माइंडसेट ही बन गया है कि भाई सरकारी नौकरी कर ले, यही कर ले बस। इस बिज़नेस में कुछ नहीं रखा। तो वो एक जो पर्टिकुलर माइंडसेट बन गया ना, अब कोई बच्चा, अगर मैं मान लूँ कि इलोन मस्क भी घर में पैदा हो गया, तो वो भी भाई पढ़ाता ही मिलेगा या फिर और कुछ कराता मिलेगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जो सोसाइटी की एक नॉर्म्स जो सेट हो चुकी है ना, उन्हीं के अंदर बच्चा बंद के रह जाता है। तो वही 2 लाइन हम सेम पढ़ ली हैं। कन्फर्मिटी लीड्स टू मीडियोक्रिटी, बिल्कुल ठीक है। द डिज़ायर फॉर कम्फर्ट इन लाइफ डज़ नॉट एंड स्पॉन्टेनिटी, भाई डज़ नॉट एंड नहीं, डिज़ायर ऑफ कम्फर्ट एंड स्पॉन्टेनिटी इन लाइफ, जो नेचुरल वे है हमारा बिहेविंग का, वो सारा खत्म कर देती है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही है, ओनली 1। ठीक है? तो देखो, अब करने को तो ना आप ये कर सकते थे, अगर आपको इनका मतलब पता होता। अनुरूपता सामान्यता की ओर ले जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। और जीवन में आराम की चाह से जीवन की सहजता समाप्त नहीं होती, भाई सहजता समाप्त हो जाती है। ठीक है? तो भाई इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखना, और थोड़ा-सा देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा-सा कम भरोसा किया करो, क्योंकि जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो अकॉर्डिंग टू क्रिएटिव थिंकिंग दे रखी है। समझ रहे हो? तो समझ गए बात? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आ जाओ, आ तो नहीं, आ जाओ। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और रहेगी, सुनो अब। रिवोल्ट ना 2 प्रकार के होते हैं। रिवोल्ट 2 प्रकार के होते हैं, लिख लो, नोट्स में लिख लो। रिवोल्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक वॉयलेंट रिवोल्ट होता है और एक होता है इंटेलिजेंट रिवोल्ट। Violent revolt, which is in a mere reaction without understanding against the existing order. There is a deep psychological revolt of intelligence. What generally happens is that we break away from one group or set of ideals and join another group, takes up other ideals, thus creating a new pattern of thought against which we would again have to revolt. Reactions only breeds oppositions, and reform needs further reforms. तो इसमें कहने का मतलब ये है, बस होने वाला है क्वेश्चन बचा के आखिरी क्वेश्चन। तो वॉयलेंट रिवोल्ट क्या है? एक रिएक्शन है जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है? एक साइकोलॉजिकल रिवोल्ट कह सकते हैं, होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ व्यूज से अलग होके दूसरे व्यूज पे शिफ्ट करते हैं, तो हमारे अंदर नए पैटर्न ऑफ थॉट बनते हैं,
जिनमें जो पुराना पैटर्न ऑफ थॉट है और जो नया है, उन दोनों में भिड़ंत होती है। ठीक है? तो इसकी जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो लिख लो, वॉयलेंट रिएक्शन व्हिच इज़ मेयर अ रिएक्शन, सिर्फ रिएक्शन है विदाउट अंडरस्टैंडिंग। और जो इंटेलिजेंट रिवोल्ट है, वो एक व्हिच इज़ नॉट रिएक्शन एंड व्हिच कम्स विद सेल्फ नॉलेज थ्रू द अवेयरनेस ऑफ वन्स थॉट एंड फीलिंग। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ। अब मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल एक बीजेपी मान ली, एक कांग्रेस मान ली। ठीक है? अब मैं हूँ फिलहाल बीजेपी का सपोर्टर। ठीक है? अब जो वॉयलेंट रिवोल्ट है ना, वो ये होगा जब मैं ज़बरदस्ती बीजेपी से उठ के कांग्रेस में चला जाऊँ। अब क्या होगा, मेरे पास एक बीजेपी की आइडियोलॉजी थी और मेरे पास अब कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। अब कुछ नई आइडियोलॉजी, नया पैटर्न ऑफ थॉट है, वो मेरे अंदर रिवोल्ट दिखाएगा। ठीक है? तो जो वॉयलेंट रिवोल्ट होता है सिर्फ एक रिएक्शन फॉर्म का होता है। उसमें एक अंडरस्टैंडिंग जुड़ी नहीं होती। बट अगर मैं यहीं पे अगर बीजेपी का समर्थक हूँ या फिर बीजेपी के अंदर हूँ या फिर अभी सामने मेरे कांग्रेस खड़ी है, जब मैं इसमें लिखा हुआ है इंटेलिजेंट रिवोल्ट इज नॉट अ रिएक्शन, वो रिएक्शन नहीं, एक सेल्फ नॉलेज के थ्रू, एक अवेयरनेस के थ्रू, खुद की ओन थॉट के, खुद की फीलिंग्स के थ्रू, जब मैं समझूंगा अच्छा यार, जहाँ पे मैं हूँ शायद अभी गलत हूँ, मुझे उनकी आइडियोलॉजी पसंद आ रही है, तो क्यों ना उसमें चलते हैं। तो जब आप खुद की नॉलेज, खुद की अंडरस्टैंडिंग की बेस पर कोई रिवोल्ट दिखाओगे, तो वो है इंटेलिजेंट रिवोल्ट। समझ गए? तो ये चीज़ आप लाइन लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाएगी हँसते-खेलते। ठीक है भाई? अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है फिर से। अब हमने जो बात करी, जी सारी कृष्णमूर्ति जी की बात हो रही है जो उन्होंने बताया था। अब उन्होंने हमने ये बात करी थी कि जब हम कन्फर्मिटी दिखाते हैं, जब हम दूसरों के व्यू पॉइंट्स को अपना अपना के चलते रहते हैं और हम दूसरों को फॉलो करते हैं, लिखा हुआ है ना दिस इम्पिटेशन, कि जब हम जो ट्रेडिशनली चीज़ें आ रही हैं उन्हीं को फॉलो करते रहते हैं, उन्हीं को इमिटेट करते रहते हैं, दिस इमिटेशन ऑफ वट वी शुड बी ब्रीड्स फियर। कि एक हमें सोचते हैं कि दिमाग में हाँ भाई मुझे वो बंदा बनना है, वही ना डिजायर ऑफ कंफर्ट, वो बंदा बनना है। तो ये चीज हमारे अंदर फियर लाएगी और फियर लाएगी तो हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग मरेगी, क्रिएटिव थिंकिंग मर जाएगी। अब ध्यान से लाइन देखो, ये पॉइंट देखो, इसमें मैं पेन चला सकता हूँ कि पेन चलाने का इसमें ऑप्शन है नहीं। देखूँ एक बार है तो नहीं। फियर डल्स द माइंड, देखो यहाँ से देखना, ये वाला ये जो लिखा हो ना फियर, फियर डल्स द माइंड, जो हमारे अंदर डर पैदा होगा वो हमारे दिमाग को डल बना देगा, एंड हर्ट सो डेट वी आर नॉट अलर्ट टू दी होल सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। जो ये डर है ना, एक अच्छा या फिर एक हमारे दिमाग में एक मतलब एक व्यक्ति बनने का कि हाँ भाई ऐसा व्यक्ति बनूंगा, तो इस बंदे तक बनने का जो हमारे अंदर डर पैदा होगा ना कि क्या पता ना बन पाया, तो वो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को मार देगा और जो हमारी होल सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ है उसको खत्म कर देगा। वी बिकम इनसेंसिटिव टू ऑन टू आर ओन सोरोज, टू द मोमेंट ऑफ बर्ड्स, टू द स्माइल्स एंड मिजरीज ऑफ अदर। तो सिर्फ हमें अपना ही चीज रह जाएगी बस। स्पॉन्टिटी, जो लाइफ की स्पॉन्टेनिटी है, सहजता है, वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ मतलब चीजें खत्म ही हो जाएंगी ऑलरेडी। Conscious and unconscious fear has many different causes and it needs alert watchfulness to be rid of them all. तो फियर दो टाइप के होते हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस फियर। कॉन्शियस फियर जिनके बारे में पता हो और अनकॉन्शियस फियर जिनके बारे में ना पता हो। फियर, अब ध्यान से देखो जो लाइन मार्क्ड है ये, फियर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डिसिप्लिन, sublimation or through any other act of will. It causes have to be searched out and understood. तो फियर सिर्फ डिसिप्लिन से सब्लिमेट करके, सब्लिमेशन का मतलब दिखाता हूँ आपको मैं, कॉपी नहीं हो रहा ये, उच्च बनाने की क्रिया, उच्च बनाने की क्रिया, उच्च बनाने की क्रिया, सब्लिमेशन, इसका तो वैसे नाउन मतलब देखना होगा। रुको एक बार, हाँ, द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस और यूजिंग एनर्जी बाय डूइंग एक्टिविटी और समथिंग। हिंदी आपको समझ आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, उच्च बनाने की क्रिया। तो यहाँ पे कहाँ गया वो ये रही। तो अगर फियर को हम खत्म नहीं कर सकते डिसिप्लिन से और सब्लिमेशन से और किसी भी अदर एक्ट से, ठीक है, फियर के जो कारण है उनको ढूंढना पड़ेगा और उनको समझ के तभी वो खत्म होंगे। दिस नीड्स पेशेंस एंड एन अवेयरनेस इन विच
देयर इज़ नो जजमेंट ऑफ एनी काइंड। तो इसमें पेशेंस चाहिए, अवेयरनेस चाहिए और किसी भी तरह की कोई जजमेंट नहीं चाहिए। इट इज़ कंपैरेटिवली ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड डिसॉल्व आवर कॉन्शियस ड्रीम, क्योंकि कॉन्शियस ड्रीम को हम ऑलरेडी समझ पाते हैं, हमें पता होता है कॉन्शियस ड्रीम, कॉन्शियस फियर्स क्या हैं, तो उनको ईज़िली अंडरस्टैंड करना, डिसॉल्व करना आसान है। बट अनकॉन्शियस फियर्स आर नॉट इवन डिस्कवर्ड बाय मोस्ट ऑफ अस, फॉर वी डू नॉट अलाउ देम टू कवर कम टू द surface, and when on rare occasion they do come to the surface, we hasten to cover them up or to escape from them. Hidden fears often make their presence known through dreams or other forms of intimation, and they cause great deterioration and conflict than do these superficial fears. ठीक है, कहने का मतलब ये जो कॉन्शियस फियर्स हैं, ये समझने में आसान है और इनको कहीं ना कहीं डिसॉल्व करना है, फिर सॉल्व करना आसान है। बट जो अनकॉन्शियस फियर है ना, हम में से काफ़ी लोगों ने उनको अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया है, और जो अनकॉन्शियस फियर है वो सरफेस जर्नली थ्रू ड्रीम्स में होते हैं। ठीक है। अ, अ, जैसे कि एक अनकॉन्शियस फियर की बात करूं, जैसे हम में से या फिर मुझे उस टाइम पे जब मैं तैयारी कर रहा था, उस टाइम मुझे फेल होने का सपना आता था, तो शायद कहीं ना कहीं वो एक अनकॉन्शियस फियर था मेरा। ठीक है। और उसके बाद जब मैं उठता था तो मुझे पता है हाँ भाई, मुझे फ़ील होने का सपना आया है। बट अब उस अनकॉन्शियस फ़ियर को मैं मतलब सॉल्व करने ट्राई नहीं करूँगा। मैं कह रहा चल भाई, तैयारी करता रह, बस हो जाऊँगा पास। मतलब उस दर्दनाक चीज़ की तरफ मैं जाना भी नहीं चाह रहा था। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है भाई फ़ियर के बारे में। अगली लाइन वही है, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 11वाँ। तो यही सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड डिसॉल्व आवर अनकॉन्शियस फ़ियर्स। तो इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड डिसॉल्व आवर कॉन्शियस फियर, अनकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस फियर्स। तो पहला गलत हो जाएगा। फियर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डिसिप्लिन, सब्लिमेशन और थ्रू एनी अदर एक्ट ऑफ विल। ठीक है भाई, फियर को हम ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, उनका हमें कारण जानना ही पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा और थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो सिर्फ़ दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही नहीं है। यही चीज़ मैंने आपको सेम टू सेम हूबहू किताब में दिखा दी है। तो अब मेरे ख़्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सारे बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। होप सो आप सबको क्लास पसंद आई हो। ये इस शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर मैं आपको ट्रू एनालिसिस प्रोवाइड करने का ट्राई करूँ, तो इस पूरे के पूरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन अगर मैं ई पाठशाला वाला या फिर आपका एकलव्य वाला, है ना, वो छोड़ दें या फिर जो स्किप करने वाले क्वेश्चन थे वो छोड़ दें, तो मैं बताता हूँ आपको स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ माइंड 1, 2, 3, 4, बस 5। ठीक है। मुश्किल से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो छोड़ने वाले थे, मुश्किल से 5 क्वेश्चन। एक था वो आपका 1857 रिवोल्ट वाला, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला, और अगर एकलव्य वाला छोड़ दिया तो तीसरा, और युवा वाला भी छोड़ दिया तो चौथा, और एक ई पाठशाला भी छोड़ दिया तो पाँचवाँ। तो यही 5 सवाल थे जो बिल्कुल ही अलग थे, अगर छोड़ने वाले थे। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल छोड़ने वाला था भी। ठीक है? अभी हमें एक अलग से क्या करना है, बैडलेस मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी, मतलब कि मेमोरी का पूरा टॉपिक या पूरी क्लास एक बची हुई है, वो कवर करनी है, वो कवर कर ले। एग्रेशन हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, इसी में एक हॉस्टाइल एग्रेशन और एक आपका इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेशन एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन में भी 2 चीज़ें होती हैं, हमने कल पढ़ ली थी। ईटिंग हैबिट्स कर ली हैं। ठीक है? बाकी ईटिंग हैबिट्स नहीं करी है, ईटिंग हैबिट्स वाला जो टॉपिक है वो बचा हुआ है। ठीक है? तो कुल मिला के ना भाई 6 से 7 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे। अगर मैं मैक्सिमम मान लूँ 10 क्वेश्चन छोड़ दो, 10 क्वेश्चन के बाद भी 90 नंबर, और 90 नंबर में से मैं मान लूँ भाई आप 10 क्वेश्चन गलत कर दो, जो कि मुश्किल है बेस्ड ऑन जिस हिसाब से हमने पढ़ाई कर ली है। 10 क्वेश्चन तो आप गलत करके आओगे नहीं, और मैंने मान भी लिया 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो तब भी भाई 77.5 नंबर। ठीक है? समझ गए? तो ये एक्सट्रीम केस में 77.5 नंबर है, 10 आप छोड़ोगे नहीं और 10 आप गलत करोगे नहीं। चलो मैंने मान लिया 10 गलत भी कर दिए, तब भी एक अच्छा खासा स्कोर ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। 7 मार्च शिफ्ट 1 के हमने ऑलरेडी 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो शायद हम 7 मार्च शिफ्ट 1 वाला पेपर डिस्कस ना करें, बट जैसा भी आपको बता दिया जाएगा, और इस दिन के बाद हम पढ़ेंगे 16 मार्च वाले पेपर की तरफ। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।